हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को, जो कि सितंबर 2023 के करंट अफेयर पर आधारित है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम जानेंगे सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में जो सितंबर माह में समसामयिक घटनाक्रम रहा, उन सब के बारे में जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक है सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के बारे में। इसके अंतर्गत आता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की हुई। इससे संबंधित सेवा कवरेज सूचकांक के बारे में जानें कि सेवा कवरेज सूचकांक का उपयोग SDG 3.8.1 के स्तर की जांच के लिए किया जाता है। इस संकेतकों में 4 श्रेणियां शामिल होती हैं। पहली आती है प्रजनन, मातृ एवं नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य, दूसरी आती है संक्रामक रोग, तीसरी गैर संचारी रोग और चौथी आती है सेवा क्षमता और पहुंच आती है, जिसमें 0 सबसे खराब प्रदर्शन को संबोधित करता है और 100 सबसे सर्वोत्तम पैमाने को मापा जाता है। 2021 में भारत का स्कोर 2019 में 64 से कम होकर 63 हो गया। अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए कि यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों के निम्न 2 संकेतकों के उपयोग को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति की जांच करती है। USC सेवा कवरेज, इसमें SDG 3.8.1 के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होती हैं। आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय या SDG 3.8.2 के तहत व्यापक स्वास्थ्य व्यय का मापन होता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें कि 2000 से 2021 के बीच USC सेवा कवरेज सूचकांक 45 से बढ़कर 38 हो गया है और 2015 में स्वास्थ्य कवरेज में सुधार को कम किया है। इसलिए वैश्विक स्तर पर 2030 तक USC की दिशा में अधिक प्रगति की संभावना नहीं है। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के तहत कवर नहीं की गई आबादी का हिस्सा 2000 से 2021 के बीच लगभग 15% से कम हो गया और इसमें 2015 के बाद से सबसे कम प्रगति हुई है। 2021 में कोविड-19 महामारी का प्रकोप अपने चरम पर था, जिसमें 92% देशों में आवश्यक सेवाएं बाधित हो गई थीं। गौरतलब है कि 2022 में 84% सेवाएं अवरुद्ध रही हैं तथा यह बहुत अधिक आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय का सामना करने वाली जनसंख्या का अनुपात बढ़ गया है और गरीब परिवारों को वित्तीय कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य पर होने वाले उच्च व्यय को प्रायः परिवारों की निर्धनता की ओर धकेल देता है। अब आता है इसके संदर्भ में जाने इसकी शब्दावलियों के संदर्भ में जानते हैं कि क्षमता से अधिक आपतिक स्वास्थ्य व्यय के बारे में। किया है घरेलू स्वास्थ्य व्यय होता है जो कि घरेलू उपभोग व्यय के 10% से अधिक हो जाता है। इसे आपतिक स्वास्थ्य व्यय भी कहा जाता है। आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले स्वास्थ्य व्यय के बारे में कि आउट ऑफ पॉकेट व्यय को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले व्यय माना जाते हैं। परिवारों को पूर्व निर्धारित गरीबी से नीचे या BPL परिवारों को अत्यधिक गरीबी वाले स्तर तक पहुंचा देता है। इसके संदर्भ में आता है। अब जानते हैं इसके संदर्भ में कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और उसके महत्व के बारे में कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ होता है कि सभी लोगों को वित्तीय कठिनाई के बिना हर तरह की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्राप्त हो। इससे स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर रोगों की रोकथाम, उपचार, रिकवरी और इलाज के पहले सामान्य देखभाल तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सभी घटक इसके अंतर्गत शामिल हैं। फिर आता है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के महत्व को देखा जाए तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज स्वास्थ्य में निवेश करके मानव पूंजी में अधिकतम वृद्धि सुनिश्चित करता है। बच्चों में शैक्षणिक उपलब्धि और वयस्कों में कार्यबल उत्पादकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। समान रूप से वितरित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से युक्त एक सुचारू स्वास्थ्य प्रणाली कुशल नौकरियों की मांग को बढ़ती है और यह सतत विकास लक्ष्य 3 में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने में मदद करती है। यह विभिन्न समूहों के बीच देखभाल, स्वास्थ्य और संसाधनों के वितरण में सामाजिक बाधाओं को कम करने में मदद करती है, साथ ही रोगियों के निर्णय को भी सशक्त बनाती है। अब आता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के मुख्य आयाम के बारे में जानते हैं कि इसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के संदर्भ में देखा जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता वाले सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। यह लाभ केवल इसके भुगतान करने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। फिर आता है वित्तीय जोखिम से सुरक्षा के संदर्भ में क्या लोग उपचार और देखभाल हेतु भुगतान करने के लिए ऋण जाल में नहीं फंसने चाहिए और सेवाओं की गुणवत्ता के संदर्भ में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त और प्रभावी होनी चाहिए। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके संदर्भ में जाने कि इसके में स्वास्थ्य कवरेज देखभाल के समक्ष जो चुनौतियाँ आती हैं उनके संदर्भ में आता है कि पहला आता है स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के बजट व्यय में मामूली वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2021 में 1.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 2.1% तक हो गया है, जो कि विश्व में सबसे कम है। वित्तीय सुरक्षा के अभाव में या नीतिगत
नीति आयोग के कम से कम 30% आबादी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सुरक्षा से वंचित होती है। यह कवरेज में मौजूदा अंतराल और योजनाओं के ओवरलैपिंग के कारण हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट व्यय के अधिक होने के संदर्भ में किया वर्तमान स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में भारत का OOPE 2019 से 20 में 47.1% था, जो कि वैश्विक औसत से 18% काफ़ी ऊपर पहुंच गया। असमान पहुंच के बारे में देखा जाए तो असमान पहुंच के संदर्भ में यह भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं का पहुंच से वंचित होता है और अन्य योग्य चिकित्सा पेशेवरों की कमी, स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी, भौतिक बाधाओं और आदि स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में कमी, आवश्यक चिकित्सा उपचार हेतु भुगतान में असमर्थता आदि का सामना करना पड़ता है। अब आता है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के तहत शुरू की गई पहलों के बारे में। पहली आती है आयुष्मान भारत योजना। इसका उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर पूरा समाधान करने के लिए उपयोग करना है। दूसरी आती है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में कि यह टेलीमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सेवाओं की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच में सुधार करेगा। फिर आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और कम कीमतों पर सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। सगर मिशन इंद्रधनुष के बारे में, इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके से वंचित रह गए हों, जिसमें 0 से 5 की आयु के बच्चों को गर्भवती महिलाओं तक पहुँच बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं कि इसमें आगे की राय में देखते हैं कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में, जिसमें पहली आती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण को अपनाने में स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार होता है और USC की दिशा में प्रगति तेज होती है। सार्वजनिक खर्च में वृद्धि के संदर्भ में किया 5.2% तक बढ़ाया जाता है। संरचनात्मक मुद्दों पर समाधान होता है, जैसे चिकित्सा आपूर्ति और स्वास्थ्य देखभाल। केंद्र राज्य सहयोग के बारे में किया केंद्र सरकार में लचीले नीति निर्माण और केंद्र को राज्य से अलग अलग वित्त पोषण की अनुमति देने वाला एक सहयोगी तंत्र अपनाना चाहिए। अब आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन किया है। इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 5वीं और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की दूसरी वर्षगांठ मनाने का आयोजित किया गया। अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में देखा जाए तो इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड वाले राज्य में असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर आता है। सार्वजनिक अस्पतालों के उच्चतम उपयोग में प्रतिशत कर्नाटक, त्रिपुरा का आता है। आभा स्कैन और शेयर टोकन वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश और स्वास्थ्य और आभा के साथ जोड़ने वाले शीर्ष राज्य में आंध्र प्रदेश आता है। अब जानते हैं अब ABDM के बारे में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, जिसका उद्देश्य देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य संरचना का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करना है। कार्यान्वयन एजेंसी के संदर्भ में स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय के तहत आता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया एंटरप्राइजिंग आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को अपनाते हुए इस योजना के तहत डिजिटल अवसंरचना को विकसित किया जा रहा है और इसकी पूरी रूपरेखा प्रदान करती है। रूपरेखा अंतर संचालनीयता और एकीकरण के लिए देश भर में ई-गवर्नेंस प्रयासों को सुव्यवस्थित और मानकीकृत और अनुकूलित करने में सहायता करता है। अब आता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में, जिसकी उत्पत्ति 2019 में की गई थी, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है तथा ये अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसमें जिम्मेदार शीर्ष निकाय में आता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए रणनीति डिजाइन करना, तकनीकी अवसंरचना का निर्माण करना और उसका कार्यान्वयन करना है। अब आता है इसके विमेशन के घटक के संदर्भ में, जिसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या के बारे में। यह स्वपंजीकरण के तहत स्वच्छंद तरीके से बनाई गई 14 अंकीय संख्या होती है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों की पहचान करना, उनकी सत्यता की जांच करना और रोगियों की सूची सहमति के बाद ही उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को विभिन्न प्रणालियों में हितधारकों के साथ साझा करना होता है। आभा ऐप के बारे में, यह एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होता है, जो मौजूदा शारीरिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन आदि की सेल्फ अपलोड और स्कैन को सुविधाजनक बनाता है। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के बारे में, यह चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों में देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी जानकारी का एक व्यापक भंडार होता है, जिसमें अस्पताल, क्लिनिक, नैदानिक प्रयोगशाला और इमेजिंग सेंटर, फार्मेसीज आदि सहित सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य केंद्र शामिल होते हैं। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री के बारे में, यह चिकित्सा आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में शामिल सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से जुड़ी जानकारी का एक व्यापक भंडार होता है। अब आता है कि मिशन के महत्व के बारे में जाने तो यह रोगियों के लिए सटीक जानकारी प्रदान करके लोगों को सशक्त बनाएगा। इससे तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही बढ़ जाएगी।
स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए यह अधिक उपयुक्त प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेप निर्धारित करने के लिए रोगी की मेडिकल हिस्ट्री तक बेहतर पहुंच को संभव बनाएगा तथा यह बीमा क्लेम की करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और तीव्र प्रतिपूर्ति में मदद करेगा। नीति निर्माताओं के लिए माइक्रो लेवल डेटा की बेहतर गुणवत्ता, उन्नत विश्लेषण, बेहतर निवारक स्वास्थ्य देखभाल को सक्षम करेगा। शोधकर्ताओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों में प्रभावशीलता का अध्ययन और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा। अब इसके एक डेटा बैंक को जाने तो इसके संदर्भ में देखते हैं कि आयुष्मान भारत मिशन की प्रमुख उपलब्धियां जो सितंबर 2023 तक आंकड़ों के अनुसार है, जिसकी 45 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट बनाए गए, 2.18 लाख स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्र पंजीकृत की गई, 2.24 लाख स्वास्थ्य देखभाल पंजीकरण पेशेवरों का पंजीकरण किया गया, 30 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल संबंधी रिकॉर्ड लिंक किए गए। इसके अंतर्गत यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की यह वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत इस डेटा बैंक को दिया गया है। अब आता है कि ABDM की कार्यान्वयन की चुनौतियों के बारे में, जिसके अंतर्गत देखा जाए कि डिजिटल डिवाइड और निरक्षरता के कारण आबादी के कुछ वर्गों में इसके अपनाना मुश्किल हो गया है तथा इसके अंतर्गत चिकित्सा डेटा की डिजिटलीकरण की उच्च लागत आती है। राज्यों के बीच अंतर संचालितता बेहद खराब है, जिसे डेटा माइग्रेशन और अंतर राज्य स्थानांतरण में कई त्रुटियों और कमियों का सामना करना पड़ता है। डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने हेतु चिकित्सा पेशेवर की क्षमता निर्माण के साथ साथ डिजिटल कौशल में वृद्धि करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और निजता में जुड़ी चिंताएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली पर हाल ही में हुए रेमडेसिविर हमले में सुरक्षा और निजता से जुड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ABDM संबंधी ऐप और इसके उपयोग को लेकर नागरिकों के बीच सीमित जागरूकता। स्वास्थ्य राज्य सूची का एक विषय है। इसके संदर्भ में यह एक ऐसी राज्य स्तरीय योजनाओं के पहले से मौजूद है जिनका विजन और मिशन में मेल खाता है, अतः प्रयासों का व्यर्थ दोहराव होता है। उदाहरण के लिए केरल की ई-हेल्थ पहल आता है। अब आता है आगे की राय में देखते हैं। इसमें पहला आता है अनामीकरण, जैसे तरीकों को सहायता से रोगियों की विवरण की सुरक्षा की जाती है। साथ ही यह सुनिश्चित करना होता है कि रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रहें। डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों में विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। राज्यों के बीच डेटा के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए क्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए चिकित्सा डेटा का मानकीकरण करना। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाया जाना। चिकित्सक पेशेवरों के पाठ्यक्रम में ABDM और डिजिटल स्वास्थ्य की अवधारणाओं को शामिल किया जाना। निजी सेवा प्रदाताओं में चिकित्सा स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे उदाहरण के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य अस्पतालों, प्रयोगशालाओं जैसे हितधारकों को डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अब आता है संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में आता है, जिसके संदर्भ में पहली आती है द जेंडर स्नैपशॉट 2023 के बारे में कि UN वीमेन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग ने प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो यह सतत विकास लक्ष्य के प्रति गरीबी उन्मूलन वैश्विक प्रयासों के बाद 2030 में 340 मिलियन से अधिक महिलाओं और लड़कियां चरम गरीबी में रह रही हैं और 2030 तक SDG फर्स्ट के लक्ष्य की प्रगति की वर्तमान दर 36 गुना 30 बढ़ गई है। SDG सेकंड में इसकी समाप्ति में भुखमरी की समाप्ति को दिया गया है, जो कि वर्ष 2030 तक लगभग 4 में से 1 महिला और लड़की को सामान्य या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा और कृषि खाद्य प्रणालियों में लैंगिक अंतराल को दूर करने में खाद्य असुरक्षा में कमी की जा सकेगी। साथ ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग $1 ट्रिलियन तक बढ़ाया जाएगा। SDG 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में केवल 60% लड़कियों में उच्चतर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा पूरी की है, हालांकि 57% लड़कों ने औसत की तुलना में बेहतर है। SDG 5 में लैंगिक समानता से रिलेटेड है, जो कि महिलाओं की अगली पीढ़ी पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों को प्रतिदिन औसत 2.3 घंटे का अधिक समय व्यतीत करेगी। फिर आता है SDG 10 में यह असमानता में कमी को दर्शाता है, जो कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में लैंगिक आधार पर दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं। वहीं वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करने की संभावना भी पुरुषों की तुलना में लगभग दुगनी हो जाती है। SDG 13 के अंतर्गत यह जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम की वजह से विश्व स्तर पर 158 मिलियन महिलाएं और लड़कियां गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही हैं। अब आता है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली चुनौतियों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली आती है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का व्याप्त होना, दूसरी आती है श्रम बल में भागीदारों की कमी होना और शैक्षणिक संस्थानों वेतन संबंधी असमानताएं मौजूद होना इसके संदर्भ में आती हैं। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं कि महिलाओं के लिए बेसिक इनकम के बारे में कि तमिलनाडु के कलेगनार मगलिर में तोगे या महिलाओं के लिए बेसिक इनकम योजना शुरू की गई है।
यह योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को 1,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में दिए जाएंगे, जिसमें 21 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनमें योजना के पात्र होंगे जिनके पास भूमि, सालाना पारिवारिक आय सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में भी महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में महिलाओं के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का परिवार कई गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के 3 घटक होते हैं, जिसमें पहला आता है सार्वभौमिकता, यानी कि सभी को बेसिक इनकम प्रदान करना। दूसरा आता है बिना किसी शर्त के, यानी कोई पात्रता निर्धारित न होना। एजेंसी के संदर्भ में लाभार्थी को सरकार द्वारा नगद अंतरण के रूप में सहायता प्रदान करना, ताकि लाभार्थी की पसंद का सम्मान किया जाए और उसकी पसंद का निर्धारण ना किया जा सके। अब आता है कि यूबीआई के पक्ष में तर्क और यूबीआई के विपक्ष में तर्क के बारे में जानते हैं। कि यूबीआई के पक्ष में तर्क के बारे में जानते हैं कि लाभार्थियों को एजेंट के रूप में माना जाता है और कल्याणकारी व्यय का उपयोग करने की जिम्मेदारी नागरिकों को सौंपी जाती है। चूंकि इस योजना का जो लाभ है वह सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, इसलिए किसी के लाभ से वंचित रह जाने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। इसके पक्षी में तर्क देख रहे हैं कि यह स्वास्थ्य, आय और अन्य सुरक्षाओं के खिलाफ सुरक्षा जाल प्रदान करता है। यह बैंक खाते के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे वित्तीय समावेशन में सुधार हो। फिर आता है इसके विपक्ष में तर्क देखते हैं कि यह योजना लोगों को आलसी बना सकती है और ये रोजगार छोड़कर श्रम बाजार से बाहर निकल जाएंगे। यूबीआई राशि के व्यय पर वर्षों का नियंत्रित होने पर आशंका के कारण लेने का समानता बढ़ती है। फिर आता है कि बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव आएगा, जिससे हस्तांतरण में की गई राशि की क्रय शक्ति गंभीर रूप से कम हो सकती है और सरकारी बजट पर भारी बोझ पड़ सकता है। इसके संदर्भ में इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों को दिया गया है। अब जानते हैं इसके संदर्भ में मानवीय मिशन या की शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में शुभारंभ किया हुआ है। इस कार्यक्रम के बारे में इसे उच्चतर शिक्षा विभाग के शिक्षकों की क्षमता के निर्माण व संबंधित मौजूदा योजनाओं के पुनर्गठन करके शुरू किया गया तथा इस योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों कर्मचारियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इसे अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में 2 वर्षों के भीतर प्रशिक्षित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम भी बदलकर मदन मोहन मानवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र रखा जाएगा। अब आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। राष्ट्रीय गवर्नेंस डिजिटल अपने मौजूदा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग को एकीकृत कर रहा है। यह राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है तथा पीएल एक सॉफ्टवेयर आधारित उपागम होता है, जिसमें प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। दीक्षा के तहत की जाने वाली मुख्य सेवाओं में पहला आता है कि यह प्लेटफॉर्म राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह सभी ग्रेड्स के लिए QR कोड आधारित एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तक है, जिसमें एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। यह दृष्टिबाधित छात्रों को स्क्रीन रीडर जैसी सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से वेबसाइट का उपयोग करके सुविधा प्रदान करता है। दृष्टिबाधितों और बधिरों के छात्रों के लिए विशेष ई कंटेंट डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर विकसित किया जाता है। इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है जानते हैं दीक्षा जो है वह शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की एक पहल है। अब आता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के दर्जे के बारे में कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा NCERT को अब निम्नलिखित की अनुमति प्राप्त होगी। वह अपनी स्वयं की स्नातक, स्नातकोत्तर और डायरेक्टर डिग्री प्रदान कर सकता है। वह अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करने, पाठ्यक्रम रचना निर्धारित करने, परीक्षा आयोजित करने, प्रबंधन सहित अन्य मामलों को स्वायत्तता प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालयों के अलावा किसी अन्य विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानद का कार्य करने वाले शैक्षणिक संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाता है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत की गई है। अब आता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त हुई है। यह एजुकेशन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारत में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस से संबंधित कुछ विनियामकी निकाय है, जिसमें एक NMC जो है वह एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन राष्ट्रीय चिकित्सा अधिनियम 2019 के तहत किया गया। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन के बारे में, जिसका जो मुख्यालय वह कोपेनहेगन डेनमार्क में है। इसकी स्थापना 1972 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व चिकित्सा संघ ने की हुई थी। यह गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। यह उन चिकित्सकों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है जिनका मिशन संपूर्ण मानव जाति को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन दुनिया भर में मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। अब आता है कि WFME उन अलग अलग
प्रत्यायन को प्रदान करने वाली एजेंसियों को मान्यता प्रदान करता है जो मान्यता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके लाभ में आता है कि यह भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट को अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। और गौरतलब है कि विदेशों में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए WFME की मान्यता जरूरी है। इससे भारत के मौजूदा सभी 706 मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी और अगले 10 वर्षों में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेज को स्वतः ही मान्यता मिल जाएगी। भारत में मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता और मानकों में वृद्धि देखी गई है। यह भारतीय मेडिकल एजुकेशन की विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों और मानकों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायता करेगी। इससे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। इसके साथ ही अब आता है आयुष्मान भाव अभियान के बारे में। यह ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है एक सहयोगात्मक अभियान है। इसका उद्देश्य देश में हर गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा कवरेज का विस्तार करना है। इस अभियान के 3 घटक हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत शेष पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। आयुष्मान मेले के बारे में, ऐसे आयोजनों में हेल्थ ID का बनाई जाएगी और आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाएंगे। आयुष्मान सभाएं ऐसी सभाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण हैं। आयुष्मान सेवाएं और रोगों के लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है, सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।